Hello everyone, welcome to MS Academy. So today we are going to start the optics. यानी कि ऑप्टिक्स क्या है वो देखेंगे हम. ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं. तो आज का जो सेशन है वो बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स. सो बेसिकली लेट अस टॉक अबाउट द ऑप्टिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जो ऑप्टिक्स है एक्चुअली क्या है, तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट. यानी कि लाइट की स्टडी करना ही ऑप्टिक्स है. जैसे कि मैं लाइट शुरू कर दिया, सपोज कोई पूछता है आपसे अभी क्या चल रहा है आपका, तो आप बता सकते हो उसको कि अभी ऑप्टिक्स चल रहा है. ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्या है, कैसे है, सब डील करेंगे. अभी फॉर द टाइम बीइंग लेट अस डिस्कस व्हाट द पॉइंट आई हैव रिटन हियर. लाइट क्या है, सबसे पहले लाइट ही पॉइंट आया, हमें समझना है लाइट क्या है. तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. अभी जो अर्थ की बात करें तो सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. हालांकि मैक्सिमम एनर्जी हम लोग सूर्य से ही लेते हैं, लेकिन हमने अपने तरीके से भी लाइट को उत्पन्न करना शुरू कर दिया है. जैसे कि किरोसिन ऑयल से या फ्लैश लाइट से, जो भी हम लोग लाइट या ट्यूब लाइट से. सो दीज आर आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्चुअली. ठीक है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमारी दृष्टि पटल को जागृत करता है. यानी कि जो हमारी रेटिना है, जो आई है, उसको सेंसेशन देता है. इसी के माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके कलर को पहचानते हैं, आखिर वो किस कलर की है. हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर वो लाइट के किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है. हम सब डिस्कस करने वाले हैं. बिलीव मी, वंस यू ट्रस्ट मी, आई विल डेफिनेटली टेल ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, एनर्जी हो गया. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अब जैसे ही बात आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, हम लोग समझेंगे एक्चुअली होता क्या है ना. वेव को हम लोग दो भागों में बांटते हैं. एक तो मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं. जैसे सनलाइट हुआ तो सनरेज हुआ, तो सनरेज क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. सन से लेकर अर्थ के बीच में जो भी अपना है कोई मीडियम नहीं है. ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऊपर कोई मीडियम नहीं है, सब वैक्यूम है, और उसमें भी लाइट वेव ट्रेवल करती है. यानी कि उसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यदि बनाना चाहूं तो यहां पे दो टर्म आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रो, एक मैग्नेटिक. यानी कि दीज आर द वेव्स विच एक्चुअली गेट क्रिएटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स. ठीक है, आप समझेंगे डिटेल्स में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो. ठीक है, होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक वेक्टर रहा, तो मैग्नेटिक वेक्टर ठीक इसके परपेंडिकुलर. सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है तो आपको ये वाई एक्सिस. यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पे होते हैं. और जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन होता है, यानी कि किस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट करेगी, आगे बढ़ेगी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हुआ. यानी कि सपोज करिए ई से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ चलते हैं तो बोर्ड से बाहर आएगी डायरेक्शन, यानी कि एक्स वाई, तो जेड डायरेक्शन में हमारी एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी, जाएगी, बढ़ेगी आगे. ठीक है, वो रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. somebody ask you, you can reply electromagnetic waves are those waves which requires no medium for its propagation. And what happens actually, so electric and magnetic vectors are perpendicular to each other, and the direction of propagation is mutually perpendicular to both the vectors, that is electric and magnetic vector. Hope you are comfortable with it. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप समझ चुके हैं. ठीक है, आइए थोड़ा सा मैकेनिकल वेव की बात करते हैं. तो मैकेनिकल वेव क्या है, मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए, या ये कहें कि उनके ट्रांसफर के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है, कुछ पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है. हम अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए मैग्नेटिक वेव्स को, मैकेनिकल वेव्स को दो भागों में बांट लिया है हमने. एक को होता है, एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. एग्जाम्पल आप यहीं पर नोट कर लीजिए. जो लाइट होता है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स के तहत, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव. आपको ये बात नहीं भूलना है, आज का पूरा लेक्चर भूल जाइएगा, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट द लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव. ये चीज ठीक है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव. यहां एग्जांपल आप लिख सकते हैं लाइट. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, अभी ट्रांसवर्स में बता रहा हूं आपको. एग्जाम्पल लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल का. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द साउंड वेव. ठीक है, साउंड वेव is a sound. ठीक है, साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. एग्जांपल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है, अभी समझिए आप थोड़ा सा, अगर उस चीज को मैं यहां ले आऊं, प्रोजेक्ट करूं,
तो आप क्या समझेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखिए ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिनका जो वेव्स होती हैं जो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। सपोज करिए आप साइन वेव की कर्व बनाइए, आपकी जो वेव है कुछ इस प्रकार से जा रही है। अगर मैं पूछूं आपसे ये एक्स एक्सिस है कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डेफिनेटली आप बताओगे एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, यानी कि आवर वेव इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो वेव है वो ये जो मीन है, एक्स एक्सिस क्या है, मीन है, वो मीन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है वेव। वेव इज ऑलवेज प्रोपेगेटिंग अप एंड डाउन टू द मीन, दैट मीन्स ये ऊपर नीचे सेम विल कंटिन्यू ना, सेम विल कंटिन्यू। तो ये इस प्रकार से यदि प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये रही और जो वेव है उसके वो कहां जा रहा है, ऊपर नीचे, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। यदि वो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाती है, इस प्रकार के वेव को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग है यहीं पे बता देता हूं लगे हाथ आपको, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर बेटर वे, ठीक है। एक और वेव फॉर्म हाफ क्रिएट करते हैं। देखिए अभी आप समझिए, ये जो आपकी वेव रही, ये जो मीन एक्सिस रहा है, इसे मीन एक्सिस या कुछ लोग इसको इक्विलिब्रियम एक्सिस भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम सम अवस्था, ठीक है, तो इससे जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस गेन किया वेव ने मीन से, दिस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो गेन किया है हमारी वेव ने, इस डिस्टेंस को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो द पॉइंट हियर एम्पलीट्यूड इज क्लियर, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वेव दैट द वेव, जो कि वेव है, दैट द वेव अटेन्स व्हाइल ट्रेवलिंग इन इट्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जो मैक्सिमम डिस्टेंस गेन किया, ये आपका एम्पलीट्यूड हुआ। ए से डिनोट करते हैं हम एम्पलीट्यूड को, ठीक है। इसकी यूनिट मीटर होगी, ठीक है, इसकी यूनिट मीटर है, डिस्टेंस है ना, तो यूनिट इसकी मीटर होगी, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड हुआ। अब समझिए, जो साम्य अवस्था से जो इक्विलिब्रियम लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन से जो ऊपर और नीचे जो ये आपको बन रहा है, इसको आप बोलते हैं स्ट्रिंग, और नीचे वाले को बोलते हो आप गर्थ। इंग्लिश वालों समझ जाओ, आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। ऊपर वाले को ये क्रेस्ट बोलते हैं, जो ऊपर वेव फॉर्म बन रहा है, ये पॉजिटिव साइन अगर आप समझिए, इसको क्रेस्ट बोलेंगे, और नीचे वाले को बोलेंगे ट्रफ। होप यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, ये दिख रहा होगा, उम्मीद रखता हूं, क्रस्ट, ट्रफ एंड क्रेस्ट। तो अब आप समझिए, यानी कि ये भी क्रेस्ट हुआ और ये भी क्रेस्ट हुआ, तो किन्हीं दो लगातार क्रेस्टों के बीच की दूरी को हम वेव लेंथ बोलते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, दिस इज आल्सो क्रेस्ट एंड द सेम दिस इज आल्सो क्रेस्ट। लगातार मैंने बोला ना, टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। तो इसको आप बोलोगे वेवलेंथ, या आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि किन्हीं दो लगातार ट्रफों के बीच में, गर्त या दो लगातार श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, यानी वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लोग लेमडा से दर्शाते हैं। ये आपका वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ को आप लेमडा से दर्शाओगे, लेमडा। फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से दर्शाओगे, या एफ से भी दर्शा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट वेर एवर आई विल यूज इन द थ्रू आउट द ऑप्टिक्स, आई विल यूज दिस न्यू, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, ए, इसकी यूनिट मीटर हो गई, और लेमडा को भी आप मीटर में ही मेजर करोगे। सो टू प्रॉपर्टीज, टू बेसिक पैरामीटर्स हमने क्लियर किया। एक पैरामीटर आपका वेवलेंथ, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ इज क्लियर एंड एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है आप इसको भी एम्पलीट्यूड कह सकते हो, ठीक है, ये भी एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड एंड दीज टू आर क्लियर। वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रांसवर्स वेव, और दो पैरामीटर आपके क्लियर हो गए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको भी यहीं से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट ए वेवफॉर्म डज इन ए यूनिट सेकेंड, यानी कि
एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं हिंदी वाले, ठीक है। यानी कि एक सेकंड में, सपोज करो आप एक सेकंड में ऐसे 4 वेव बना ले लो, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, ठीक है। मैं मिटा के बनाने का प्रयास करता हूं। वेयर आई एम डन, अच्छा प्लैंक थ्योरी वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। अभी इसको मैं साफ करता हूं, ठीक है। होप आपको याद दिख रहा होगा। कहां थे हम लोग? हाँ ठीक है। अभी सपोज करिए कि ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अभी आप देखिए यहां से हम चले, एक वेव क्लियर, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ वन वेव, सिंगल वेव, टू वेव, 3 वेव। यदि हम एक सेकेंड में यहां से यहां पहुंच जा रहे हैं, इफ वी आर एबल टू रीच फ्रॉम एक्स टू दिस पॉइंट, सपोज करिए ए, फ्रॉम 0 टू ए, 0 मानना ज्यादा बेहतर है ना, 0 से ए तक पहुंचने में यदि हम 1 सेकेंड लगाते हैं तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। वाई? द फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली? तो फ्रीक्वेंसी आप 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरा कर ले रहे हैं, कितने साइकिल पूरा कर ले रही है आपकी वेव, दैट इज कॉल्ड। तो हमारी 1 सेकेंड में 3 वेव हो जा रही है। सपोज करिए हम 1 सेकेंड में यहीं तक पहुंच पाए, सपोज करिए हम 1 सेकेंड में यहीं तक पहुंच पाए, सपोज करिए यहां तक नहीं बल्कि हम यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां तक। तो एक तो कंप्लीट हो गया और दूसरा हाफ हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 1.5 हुआ, ठीक है। इतना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है, HZ से आप डिनोट करोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन डन बाय वेव ड्यूरिंग इट्स यूनिट टाइम, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा ले रही है आपकी वेव, वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। स्पीड, स्पीड क्या होता है आपको पता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही स्पीड है, कोई अलग स्पीड नहीं है। लेकिन हमें जानना है वेवलेंथ और स्पीड में रिलेशन अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। आज के लिए दूसरा पॉइंट जो आपको नहीं भूलना है, प्लैंक थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए प्लैंक थ्योरी भी यही कहता है। एक्चुअली प्लैंक थ्योरी आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो उसका जो कंक्लूजन है वो अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो प्लैंक ये कहते थे कि जो भी एनर्जी होती है वो एक्चुअली बंडल एनर्जी ऑफ पैकेट के फॉर्म में होती है। All the form of energy that is coming from the sun is in the form of the bundle of the energy, in the packet of the energy होता है, और उसे हम फोटॉन्स बोलते हैं। और जो फोटॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी को उन्होंने बताया था, और उसी एनर्जी वाले इक्वेशन से हमें इसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, उसको मैं बताना चाहूंगा आपको। वो होता है आपको E, जो एनर्जी होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक थ्योरी से हम लोग इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां H होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.06 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना ही होती है 6.06 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये तो पक्का है, जूल सेकेंड होता है, एक बार मैंने गलती किया था, ठीक है। तो ये चीज है आपका, ये प्लैंक थ्योरी से मतलब कि एनर्जी बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। जो भी एनर्जी सन से आती है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, ठीक है, फोटॉन्स बोलते हैं। अभी आप समझिए, एक रिलेशन में जो स्टेब्लिश करने वाला था वो ये होता है, ठीक है। वो आपका जो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ये चीज C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ये आपको जब तक आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वो आपको भूलना नहीं है। आप भूल जाइए E इज इक्वल टू एच न्यू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको ना भूलिएगा, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ये चीज आपको क्या बताती है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा आज ही के लेक्चर में तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको याद रखिए, C पैरामीटर समझ लेते हैं। C इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यदि किलोमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हमारी चाल है लाइट की। यानी कि जो प्रकाश है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में, सेकेंड के रफ्तार से चलता है, ठीक है। ये C रहा, C इज द स्पीड, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज द वेव लेंथ। यानी कि यदि हम लाइट के स्पीड को कांस्टेंट माने, जो कि होती है, लाइट के यदि स्पीड को कांस्टेंट माने तो क्या होगा? यदि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? लेमडा एंड वेवलेंथ, लेमडा एंड द न्यू आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहां से अगर देखें, यदि C कांस्टेंट है तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू, यानी कि जो आपकी दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव डन है। चलिए
आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी कि जो न्यू है वो 1/लैम्डा पे डिपेंड करेगा। यानी कि यदि हम किसी यदि किसी स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं बताऊंगा, बिलीव करिए। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब कि उसका वेवलेंथ घटता जा रहा है, और यदि वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, दिस द बेसिक पैरामीटर जो होते हैं वो डन हो गया। और उस सबके आपको यूनिट याद रखना है, मीटर, हर्ट्ज, और इसकी भी मीटर होती है, स्पीड का तो पता ही आपको मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। मुझे याद है मैं यहां छोड़ रखा था। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती हैं जिसमें जो वेव होती है एक्चुअली क्या करती है, वो पार्टिकल के सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। यानी समझिए आप, जो आपकी साउंड वेव होती है उसमें आप देखेंगे जो स्पेक्ट्रम उसका जो बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि कहीं दूर कहीं नजदीक, कहीं दूर कहीं नजदीक, कहीं दूर कहीं नजदीक, यानी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जो वेव है वो भी उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। तो कहीं कहीं दूर दूर और कहीं कहीं नजदीक नजदीक। यानी कि क्या मतलब, ये जो दूर है इसका मतलब क्या है, रेरिफेक्शन है, और ये जो नजदीक है वो क्या है, कंप्रेशन है। यानी कि ये क्या है, ये विरल है। विरल मतलब दूर दूर, और ये इसको बोलते हैं सघन। तो सघन विरल के रूप में जो वेव होती है यदि चलती है, और इसका देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, इसी डायरेक्शन में, और इसका भी जो मूवमेंट है वेव का वो भी सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। ठीक है, अभी आप इसको इतना समझिए, इसको बेहतर तरीके से और समझा जा सकता है इन द चैप्टर ऑफ द साउंड, जहां आप डॉपलर इफेक्ट और इंटरफेरेंस वगैरह सब कुछ समझा जाता है। ठीक है, for the time being it is sufficient for you to understand the topic of optics. ठीक है, अभी ये इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, क्रेस्ट रफ डन। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज। इस पूरे चैप्टर में जो ऑप्टिक्स का है उसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाइट जो है कौन कौन सी फिनोमिना को, लाइट में कौन कौन सी फिनोमिना होती है, लाइट कौन कौन सी पैरामीटर्स को, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, शो करता है। तो लाइट जो है, पहली बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन को मतलब बोलते हैं परावर्तन, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सबको डिटेल में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, TIR शो करता है, जिसको रिफ्रैक्शन के तहत ही हम पढ़ेंगे। यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो लाइट होती है, आमतौर पे जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। आपको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे समझेंगे इस बात को? तो इस बात का जो पुख्ता प्रमाण है वो ये है कि हमारी शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी देखिए हमारी शैडो इधर बन रही है, क्यों? क्योंकि इधर से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और इधर से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम है। तो इसलिए हमारी लाइट तो सीधी चलती है तो इधर लाइट इसकी आ नहीं पा रही है, इसलिए हमारी जो है कि इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस because of the property of the light which says that the light always travels in a straight line. ठीक है, तो लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको आप याद रखेंगे। उसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है लाइट? तो लाइट क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्शन शो करता है, यानी किसी सरफेस से सपोज करिए इधर से लाइट आई तो इधर से बाउंस बैक कर जाएगी। कैसे करेगी? क्या क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर देयर, साइन आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड वे। कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का हमें दिखाई देता है, कोई ऑब्जेक्ट हमें लाल ही क्यों, व्हाई दिस बोर्ड इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट इज व्हाइट ओनली, व्हाई नॉट ब्लैक, व्हाई दिस जैकेट इज ब्लैक। ठीक है, दिस वी ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द चैप्टर दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम रिफ्लेक्शन में देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैं बताया था कि पार्टिकल क्या करता है कि पार्टिकल जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, जो जो लाइट होता है जब अपना मीडियम चेंज करता है, डिफरेंस होता है। यदि उसके
मीडियम में उस साइन उसके मीडियम में यदि डिफरेंस होता है कि आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, ठीक है, अभी समझिए एक मीडियम से यदि दूसरे मीडियम में जाता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, ठीक है, अपवर्तनांक जिसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, तो होता क्या है ना कि लाइट सीधा ना चल के लाइट किसी एक तरफ, नॉर्मल के तरफ या नॉर्मल से अवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट चली जाती है, और उसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन बोलते हैं इसको, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कैसे होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है, ऑप्टिकल फाइबर हम लोग याद कर रखे थे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कैसे होता है, वी विल डील विद दिस, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको पता है, व्हाइट लाइट को हम चाहे तो अलग अलग कलर में तोड़ सकते हैं। व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट्स, आपको पता है ना, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट्स, और उसको हम चाहे तो तोड़ सकते हैं और चाहे तो प्रिज्म की मदद से जोड़ भी सकते हैं। तो यहां पे हम लोग प्रिज्म डिस्कस करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे, व्हाइट लाइट किन किन फॉर्म में टूटेगी, क्यों, कौन कौन सा कलर ऊपर रहेगा, कौन सा कलर नीचे रहेगा, फिर उसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, दिस वी हैव टू डिस्कस इन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक इन द होल ऑप्टिक्स, पर्सनली आई एम टेलिंग, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे, जो आसमान होता है नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन के उत्तर आप पाएंगे। आपको पता है जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य लाल ही क्यों दिखाई देता है, व्हाइट क्यों नहीं दिखाई देता, येलो क्यों नहीं दिखाई देता, ग्रीन क्यों नहीं दिखाई देता है। दीज ऑल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू गेट ओनली इन द ऑप्टिक्स। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमको ऑप्टिक्स में मिलेगा। तो ऑप्टिक्स आपको एक अच्छा खासा जो है नॉलेज देता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस भी आप पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस कैसे होता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। डिस्पर्जन, यहीं पे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट एक आता है, उसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्पर्जन ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जो अन्य प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, इंटरफेरेंस है, डिस्पर्जन ऑफ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसी भी एज से, शार्प एज से लाइट बेंड हो जाती है, दैट यू हैव टू डिस्कस एंड आई पर्सनली विल टीच इट, ठीक है। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजर की मदद से हम लाइट को पोलराइज कर देते हैं। पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, दिस ऑल टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ मटेरियल, जो पहले ही डिस्कस कर देना चाहिए था लेकिन हमने छोड़ रखा था। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ मटेरियल में देखिए 3 चीजें होती हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, कोई भी जब ऑब्जेक्ट है तो उस पर यदि लाइट आती है तो वो ऑब्जेक्ट या तो लाइट को पास होने देगा, या तो कुछ लाइट उससे पास होगी, या तो पास ही नहीं होगी। सपोज करिए हमारे पास वुड है, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास ये, सपोज करिए हमारी मोबाइल है, ठीक है, इधर से लाइट आई, ठीक है, इधर से यदि लाइट आ रही है तो लाइट इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगी। तो यदि इफ ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू लाइट फ्लो थ्रू देम, allow the light to pass through them, that material is called opaque। उसको क्या बोलते हैं, opaque। इसको हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी। हिंदी बहुत ही अच्छी चीज है, देखिए, मतलब याद भी नहीं करना है। अपारदर्शी, अपारदर्शी माने एक ऐसी वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके। अपार मतलब बिना पार की, मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार हम देख ही ना सके, उसे हम बोलते हैं ओपेक, ठीक है। आज ये आप ट्रांसपेरेंट पे, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आपका ग्लास हुआ, ग्लास के चार, मतलब ग्लास के इधर लाइट आएगी, उधर भी आपके लाइट चली जाती है, पास हो जाता है। ग्लास अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं पारदर्शी, इसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, लाइट जिसके आर पार जा सके, उसे हम पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसको हम अपारदर्शी बोले थे, इसको पारदर्शी, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका असाइनमेंट है, आप ढूंढिएगा क्या बोलते हैं। हमें लगता है इसको अल्प पारदर्शी बोलते होंगे, आई डोंट नो सीरियसली, ठीक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब वो मटेरियल जिसके थ्रू पूरी लाइट तो नहीं लेकिन कुछ लाइट पास हो जाती हो। सपोज करो 100 में से 40% 30% लाइट पास हो जा रही है, यानी कि इसके सपोज करो ये रहा, ठीक है, इसके रहा 100% लाइट आ रही है सपोज करो, और 40% इसके थ्रू जा रही है बस। तो इसका मतलब कुछ लाइट क्या हुई, कुछ लाइट पास हुई, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसलूसेंट। जैसे आप कोई भी पेपर ले लो, व्हाइट पेपर ले लो, तो लाइट ये 100% लाइट को ब्लॉक नहीं करता है, कुछ लाइट इसके थ्रू आती है,
तो उसको बोलेंगे आप ट्रांसलूसेंट। वुड ले लेंगे, वुड अलाउ ही नहीं करेगा लाइट को पास होने के लिए, यानी कि वो ओपेक हो गया, ये अपारदर्शी। और ट्रांसपेरेंट के लिए मैंने ग्लास एक ब्यूटीफुल एग्जांपल बताया ये आपको, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, उम्मीद रखता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। एक चीज और बस समझाना है आपको, लास्ट टॉपिक है वो हम लोग वेब जो भी आपके वेवलेंथ स्पेक्ट्रम थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी आज का जो टॉपिक है, यदि ये मैं आपको ऑप्टिक्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑप्टिक्स समझने के लिए आपके पास कितनी समझ होनी चाहिए। तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आप ऑप्टिक्स को बेहतर नजरिए से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रम है उस पर डिस्कस करते हैं। सारे पॉइंट्स को आप क्लियर रखेंगे, जहां भी आपको लगता है मैं तेज जा रहा हूं, आप खुद से वीडियोस धीरे कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं एक ही रफ्तार से चलता हूं। चलिए मैं क्या बनाने वाला हूं, तो स्पेक्ट्रम बनाने वाला हूं, वेव फॉर्म स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम बनाने वाला हूं। आप समझिए जो आप भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारी लाइट्स को हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। हम जिस स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी यदि मैं बनाने का प्रयास करूं कुछ इस प्रकार से, और ये क्या है, हम ये मान लेते हैं कि लेमडा इंक्रीजिंग है इस डायरेक्शन में, यानी कि यदि हम वेवलेंथ बढ़ने की दिशा में नजर डालें तो क्या हमें मिलेगा। सपोज करो ये अपना क्षेत्र है, यानी कि ये वो क्षेत्र है जिसमें हमारी आंखें देख सकती हैं। तो हमारी आंखें क्या देख सकती है, तो केवल 7 कलर हमारी आंखें देख सकती हैं, और वो 7 कलर क्या होते हैं, विबग्योर होता है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। आज का चैप्टर आपको समझना ही समझना है ऑप्टिक्स समझने के लिए, ठीक है। विबग्योर, सारे कलर आपको पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। हिंदी वाले यदि समझना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग बैनी आह पी ना ला। ये मेरा लॉ है, आपका लॉ ये रहा है, ठीक है। बैनी आह पी ना ला मतलब बैगनी, नीला, ये आसमानी, हरा, पीला, ये नारंगी और ये लाल रंग, ठीक है। यानी कि इतने चीज मैंने बताया कि ये लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा बढ़ रहा है। यदि मैं बनाना चाहूं तो इससे पहले जो जस्ट आता है वो यूवी रेज होता है, यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। उससे पहले जो आता है वो आपका एक्सरे होता है, और उससे पहले जो आता है आपको गामा रे होता है। यानी कि गामा रे, फिर एक्सरे, फिर यूवी रे, फिर आपका विजिबल रे है। ये आपका सॉरी, ये आपका विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम रहा, इन विच आवर आई इज सेंसिबल। एक्सरे को देख ही नहीं पाएगी हमारी लाइट, यूवी रे को नहीं देख पाएगी, गामा रे को नहीं देख पाएगी। उसके बाद आपका इंफ्रारेड आता है, ठीक है। क्या आता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, और फिर आपका रेडियो वेव्स, ठीक है। कितना याद रखेंगे आप, इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या मतलब है, आपको मैक्सिमम चीजें जो याद रखनी है वो याद रखना है। ये जो आपका जो रेंज है, आपके रेंज से पहले क्या है और आपके रेंज के बाद क्या है। तो आपका जो रेंज है, आपकी जो लोअर लिमिट है वो आपका वायलेट है, और जो अपर लिमिट है वो रेड है। यानी कि मैंने बताया कि हम ये वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब यहां जो वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉन होती है। एक एंगस्ट्रॉन में कितना होता है बता दीजिए, 10⁻⁻10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉन की लंबाई है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10, यानी कि यदि मैं कहूं कि एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन हुए, तो एक मीटर में 10⁻10 10⁻10 मीटर हुआ। आप एजम्पशन कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये आपकी लोअर लिमिट रही, और रेड का अपर लिमिट रहा। अपर लिमिट इसका भी 7800 एंगस्ट्रॉन मानते हैं। थोड़ा सा आप प्लस माइनस लेके हमेशा चलेंगे, इस रेंज को आप याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। आज का तीसरा चीज, इसकी रेंज को, स्पेक्ट्रम, विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ लिमिट क्या क्या होती है, 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। दिस इज द विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये रेंज रहा आपका 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है। एंगस्ट्रॉन मैंने लिखा है, आप मीटर भी लिख सकते हो। इसको मैं हटा के चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं इंटू 10⁻10 मीटर,
लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम एंगस्ट्रॉन में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले आपका विजिबल रे, इससे पहले आपका यूवी रे मतलब अल्ट्रावायलेट, और ये आपका इंफ्रारेड, कोई भी नहीं देख सकते आप। ठीक है, विजिबल रेंज। चलिए मैं बताने वाला ये हूं कि आपकी जो ये वायलेट है, ये वायलेट है ना, वी मतलब वायलेट होता है, तो जो वायलेट है वो आपका पहला कलर है और इसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है। मैं बता रहा था ना आपको, यानी कि वी है, इसकी जो लैम्डा है वो सबसे मिनिमम है। वेवलेंथ ऑफ द वायलेट रे, वायलेट रेंज ले, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। तो जो आपका रेड होता है, रेड, ये जिस कलर से मैं लिख रहा हूं, रेड की जो लैम्डा होता है, देखिए आप, सबसे अधिक होता है। यानी सबसे कम 3800 एंगस्ट्रॉम, सबसे ज्यादा 7800। तो 7800 एंगस्ट्रॉम किसका होता है? रेड का। 3800 एंगस्ट्रॉम किसका होता है? तो वो होता है आपका वायलेट का। ठीक है, ये चीज मैं एक चीज बताया था आपको, कि दूसरी बात मैं बताया था कि आपको नहीं भूलना है, वो क्या था अगर आपको याद हो तो, मैं बताया था C इज टू न्यू लेमडा या लेमडा न्यू। तो मैं बताया था कि लेमडा और न्यू एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए कि रेड कलर और वायलेट कलर में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आप क्या बताओगे? तो आपको यह बताना है कि यदि वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और यदि वायलेट की फ्रीक्वेंसी, यदि वायलेट का वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दैट्स द ओनली पॉइंट आई वाज अबाउट टू टेल यू। ठीक है, और इस बात को आप याद भी रखेंगे। ठीक है, ये चीज ये मैक्स होगा, यानी कि जो अपना विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो वायलेट की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड की। मैक्सिमम आपका वेवलेंथ किसका होता है? तो रेड की। और मिनिमम आपका वेवलेंथ किसका होता है? तो वायलेट की। और वायलेट ये भी सातों कलर है जो आपके इंद्रधनुष है, रेनबो है, उसमें यही सातों कलर दिखाई देते हैं, वैनिया, पीनाला। जब हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट हम डिस्कस वहां करेंगे कि कैसे सातों कलर बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ऑल द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, यहां तक हमें लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बैनिया, पीनाला हिंदी बोर्ड वालों के लिए रहा, आपके समझ के लिए। तो इतनी जो चीजें मैंने आज बताई, और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हर ट्यूसडे को शाम 6 बजे हमारा एक लेक्चर आएगा। ठीक है, आप बने रहिए आप MS एकेडमी के साथ और आनंद उठाइए ऑप्टिक्स का। मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूं, जल्दी खत्म करना है ऐसा करके उम्मीद रखता हूं, आप भी जल्दी में नहीं है, और एक बेहतर स्टडी की मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप भी जो है क्या करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करेंगे। लेट अस नॉट कंसाइज अवर सेल्फ टू द मिनिमम ऑफ द सिलेबस की नहीं यहीं तक पढ़ना है करके। ठीक है, लेट अस नो एज मच एज वी कैन। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं मैं विराम देता हूं, आज रोकना चाहूंगा। ठीक है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब जितने लोगों तक शेयर कर सके शेयर करिए, और बताइए कि नहीं MS एकेडमी में क्या चलने वाला है? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। तो चलिए एक नए अध्याय के साथ हम लोग मिलेंगे नए दिन। बने रहिए MS एकेडमी में। थैंक यू वेरी मच।